हाँ, इस क्लास में हम बात करेंगे जो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा जो भी अपने इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के भी बीच बीच में पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एक बार इस क्लास को आप ज़रूर देखें और अपने छोटे भाई बहनों को भी एक बार ज़रूर बताएं, ताकि जो भी जेट ICR BHU की तैयारी कर रहा है उसके लास्ट टाइम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो एक बार सभी ध्यान से अपनी हेडिंग यही है कि महत्वपूर्ण बिंदु जेट 2022 के लिए लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करें। स्टार्ट करते हैं अपन बिना समय खराब किए। सबसे पहला पॉइंट है, एक मोल क्या होता है। आपको पता है एक मोल का मतलब होता है इसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एक मोल का मतलब होता है Na। इस Na का मान होता है 6.02 गुणा 10 की पावर 23। ये इतने तो चाहे अणु हो, चाहे इतने आयन हो, चाहे इतने परमाणु हो, प्रति मोल का मतलब ये होता है जिसमें इतने अणु, इतने परमाणु, इतने आयन हो, वो कहलाता है एक मोल। मोल अगर भार के पदों में ज्ञात करना हो तो किसी भी अणु का, परमाणु का दिया गया भार बटा उसका अणुभार। अणुभार का मतलब होता है मोलिकुलर वेट। अणुभार कभी एक अणु का भार नहीं होता, ये एक मोल का भार होता है। ये आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं का, परमाणुओं का भार होता है। या इसी को भार बटा अणुभार, या इसी को, ये तो भार के पदों में लिखा, दिया गया भार। W का मतलब होता है वेट, भार, अपॉन Na। यहाँ कैपिटल N का मतलब है अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या। उसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दो। अगर कोई गैस दे रखी है और वो STP पर है तो आयतन हमेशा लीटर में लिखना है, अपॉन 22.4 का भाग लगा दो। ये मोल 3 पदों में पूछे जा सकते हैं। भार देकर पूछ सकता है, अणुओं आयनों की संख्या देकर पूछ सकता है, और STP पर आयतन देकर पूछ सकता है। परमाणु भार की इकाई होती है AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु भार की इकाई होती है परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु क्रमांक तो 6 है लेकिन परमाणु भार 12 है। ज्यादातर हाइड्रोजन को छोड़कर परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। दुगने से ज्यादा भी होता है लेकिन ज्यादातर दुगना होता है। अब इस कार्बन के 12 के आगे लगाते AMU। AMU का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणुकता का मतलब है एक अणु में एरोमेटिसिटी। परमाणुकता का मतलब होता है कि एक अणु में कितने परमाणु है। यहाँ एक अणु में 4 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता 4 है। SO2 में 3 है तो 3 है, CO2 में 3 है, 3 है। इसे कहते हैं परमाणुकता। चलो अगला पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन है जो आपको पूछ रहा है, STP दे रखा है सामान्य तापदाब। इसका मतलब इतने लीटर O3 दे रखा है, इसके मोल और द्रव्यमान बताओ। हमें पता है STP पर मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार या N/Na। लेकिन अगले ने गैस दिया है और आयतन दिया है तो फॉर्मूला ये काम आएगा 22.4 वाला। तो आपको पता है, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं। N बराबर V तो कितना दे रखा है 1.12 और 22.4। पॉइंट से पॉइंट तो हटा दो, यहां एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा। 112 224 से 2 बार कट गया। इसका मतलब 1 में 2 का भाग लगाया वो तो 0.5 बन गया, इसमें 10 का भाग और लगाया तो 0.05 बन गया। ये तो क्या आंसर आ गया, ये तो आ गए मोल। क्या आ गया, मोल। मैंने कहा था STP पर लीटर की जानकारी दे रखी और मोल ज्ञात करना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब अगला पूछा द्रव्यमान क्या होगा, भार क्या होगा। हमें पता है कि भार का मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। मोल अपने पास 0.05 आ गए, इसको वज्र गुणा कर दो। O3 का अणुभार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 का कितना हो गया 48 से गुणा कर दो, ये भार आ गया। बताओ भार आया कितना, 8 पंजे 40, 4। अरे है या नहीं है, 5 चौक 20 और 4 24, 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया। 2.4 ग्राम ये भार आ गया। मैं दोबारा सिखाता हूं एक बार। सबसे पहले हमने STP पर दी गई जानकारी से मोल ज्ञात कर लिए, फिर मोल ज्ञात हुए तो भार ज्ञात कर दिया। बस आपको फॉर्मूले याद करने, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको याद करवा दिए हैं।
मोल से संबंधित ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। भार बटा अणुभार, N अपॉन Na और V अपॉन 22.4। एक पॉइंट आता है वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व आप एक बार सीख लीजिए। वाष्प घनत्व क्या होता है? ये हाइड्रोजन से संबंधित होता है और अणुभार में 2 का भाग लगाया जाता है। कभी भी किसी अणु का यौगिक का आपको वाष्प घनत्व दे रखा और अणुभार याद करना हो तो वाष्प घनत्व होता है अणुभार बटा 2। आणविक सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणु सूत्र, ये होता है मूलानुपाती सूत्र को n से गुणा कर दो। n गुणांक, जैसे कार्बन की संख्या 1 2 3 4, इसको ऐसे समझो, मैं एग्जांपल से सिखाता हूं। ग्लूकोज एक अणु है और उसकी वास्तविक संरचना ये है C6H12O6। ये ग्लूकोज की वास्तविक संरचना है और किसी भी यौगिक की वास्तविक संरचना कहलाती है अणु सूत्र। इसका सरलतम अनुपात 6:6, 6 दूनी 12, 6:6। इस यौगिक में परमाणुओं की सरलतम संख्या ये कहलाती है मूलानुपाती सूत्र। अब आपको पता है यहां मूलानुपाती सूत्र को किससे गुणा किया जाए कि अणु सूत्र का निर्माण हो जाए? 6 से। 6:6, 6 दूनी 12, 6:6। इसका मतलब n यहां कितना है? 6। ऐसे ही अगर मूलानुपाती सूत्र से आपको अणु सूत्र ज्ञात करना है तो मूलानुपाती सूत्र को n से गुणा करना पड़ेगा। अब ये n आया कहां से? अगर अपने पास मूलानुपाती सूत्र का भार दे रखा हो, अणु सूत्र का भाग दे रखा हो, तो आप अणु सूत्र के भार में मूलानुपाती सूत्र का भाग लगा दो, आपको n प्राप्त हो जाएगा। पहले मूलानुपाती सूत्र ही ज्ञात करवाता है, वो जानकारी दे देता है किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशतता इतनी है, इस तत्व की प्रतिशतता इतनी है, इस तत्व की प्रतिशतता इतनी है, बताओ मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप सीखो ना। किसी भी तत्व की प्रतिशतता दे रखी हो, इसका मतलब भार दे रखा है कि 100% में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। दी गई प्रतिशतता से पहले मोल ज्ञात करो, तो दिए गए भार में अणुभार का भाग लगाओ। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का पहला स्टेप, दिए गए भार में अणुभार का भाग लगाओ, हमें ज्ञात हो जाएंगे मोल। मोल ज्ञात होते ही अब जो न्यूनतम प्राप्त हो रहा है ना, न्यूनतम, जैसे कार्बन में भाग लगा दिया अणुभार का, ऑक्सीजन में लगा दिया, हाइड्रोजन का लगा दिया, जहां मोल सबसे कम आ रहा है उसका भाग सभी में लगाओ, तो न्यूनतम का भाग लगाओ सभी में। अगर फिर भी पॉइंटों में आ रहा है मान, तो इसको पूर्णांक में बदलो। जैसे 5.8 आ गया तो उसको 6 बनाओ, पॉइंटों में नहीं, पूर्णांक में बदलो। पहले दिए गए भार में अणुभार का भाग लगाओ, मोल ज्ञात होंगे, जो न्यूनतम मान आएगा उसका भाग लगाओ और सभी को पूर्णांक में चेंज करो। अब आ रहा है तुल्यांक। तुल्यांक आपको पता है, एक तो होता है मोल और एक होता है तुल्यांक। तुल्यांक होता है अणुभार में वैलेंसी फैक्टर का भाग लगा दो। ये वैलेंसी फैक्टर है, किसी अम्ल के लिए क्षारकता होती है, क्षार के लिए अम्लता होती है, ऑक्सीकारक के लिए ऑक्सीकरणक में परिवर्तन कितना होता है, लवण दे रखा हो तो उस पर कुल आवेश होता है। ये आपको बताया हुआ भी है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। अगर ये तो तुल्यांकी भार है और आपको ज्ञात तुल्यांकी भार होता है अणुभार अपॉन वैलेंसी फैक्टर, आपको मोल की जगह तुल्यांक ज्ञात करना हो तो तुल्यांक होता है भार बटा तुल्यांकी भार। तो पहले आपको अणुभार की जैसे तुल्यांकी भार ज्ञात करना आना चाहिए, कैपिटल ई ज्ञात करना आना चाहिए। मैं दोबारा सिखा देता हूं, एक स्मॉल एन होता है, एक कैपिटल ई होता है। इसकी जगह आपको स्मॉल ई याद करना है। मोल ज्ञात करने के लिए अणुभार काम आता है, तुल्यांक ज्ञात करने के लिए तुल्यांकी भार काम आता है। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अणुभार में वैलेंसी फैक्टर का भाग लगाते हैं, क्योंकि तुल्यांक होता है तुल्यांकी भार बटा, वही बताओ भार बटा अणुभार, तो यहां होता है भार बटा तुल्यांकी भार और यहां होता है भार बटा अणुभार। ये मोल है, ये तुल्यांक है। इससे मोलरता ज्ञात की जाएगी। मोलरता होती है मोल बटा आयतन और आयतन हमेशा लीटर में रखा जाता है।
इससे नॉर्मलता ज्ञात की जाएगी। नॉर्मलता होती है तुल्यांक बटा आयतन, तुल्यांक ज्ञात किए जाएंगे। तो मोल तो मोलरता से संबंधित होता है, तुल्यांक नॉर्मलता से संबंधित होता है। क्या कह रहा है? कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, ये इलेक्ट्रॉन का पुंज है, ये ऋणावेशित होती है। एनोड किरणें प्रोटॉन का पुंज है, ये पॉजिटिव होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 मोल का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या 6 गुणा 10 की पावर 23। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की पावर -31। गुणा करो, 9 6 की 54, 54 गुणा 10 की पावर माइनस कितना आ गया? अरे ये कितना बचा? ये केजी में लिया, ग्राम में बदलना हो तो 1000 से गुणा कर दो, क्या आ गया? 54 गुणा 10 की पावर -3 घात और कम हो गई। 3 और 23 कितनी होगी? 26। कितनी बची? 5। 5 घात माइनस में है। मैंने 2 घात और कम कर ली तो 0.54 आ गया, गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। 10 की पावर 3 को मैंने मिली लिख लिया, इसका मतलब है 0.54 मिलीग्राम। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। 54 के आगे कुछ मान इसलिए लिखा होता है कि 6.02 कुछ पॉइंटों में होता है, इसलिए 54 को 55 भी लिखा जा सकता है। तो 0.55 मिलीग्राम होता है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.55 मिलीग्राम। या आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? केजी में तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की पावर -31। अगर ग्राम में लिखना हो तो 3 घात क्या हो जाएगी? कम, तो 10 की पावर -28 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो डाइफर्स का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है समान, डाइफर्स का मतलब क्या? विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अंतर 1 हो। कैसे? 5b11 में प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन कितने? 6। यहां प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? 7। यहां भी दोनों में अंतर 1 का ही है, यहां भी दोनों में अंतर 1 का ही है। इसका मतलब तत्वों के वो विभिन्न रूप जिनमें परमाणु, ऐसे परमाणुओं के रूप जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर समान हो, उन्हें बोलते हैं आइसोडाइफर्स। एक आता है आइसोसिस्टर्स। ये क्या होते हैं? अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोसिस्टर्स। चलो भाई आगे। किसी भी नाभिक की त्रिज्या होती है ना, नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की नहीं, नाभिक की त्रिज्या। आपको पता है एक परमाणु होता है, इसमें नाभिक होता है। परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉन की कोटि का होता है, यह आकार 10 की पावर -10 मीटर का होता है। नाभिक का आकार बहुत छोटा है, यह फर्मी की कोटि का होता है, और फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का होता है। इसका मतलब नाभिक की तुलना में परमाणु का आकार 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता है। और किसी नाभिक का आकार कितना बड़ा होगा, यह द्रव्यमान संख्या बताती है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, नाभिक का आकार उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होती है। इसका मतलब R बराबर R0 आता है और 1 की पावर 1/3 आती है। इसका मतलब R है नाभिक की त्रिज्या, R0 है नियतांक, जिसका मान होता है 1.2 फर्मी। आपको याद नहीं करना, बस इतना सा याद करना, नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होती है। 2 नाभिक दे देगा, 2 नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात दे देगा, पूछ लेगा R1/R2, 1 की 27 है, 1 की 54 है, बताओ भाई क्या होगा? 1/3 लगा के करो इनको हल, ऐसे पूछ लेगा। या 27/125 दे देगा। 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3 और 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3, 1/3। 3 से 3 वाली घातें कैंसिल हो जाएगी, 3/5 आ जाएगा, ऐसे पूछ लेगा। आवर्ती होती है C/λ। किसी भी फोटोन की आवर्ती होती है C/λ। फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर है hν। परमाणु में त्रिज्या या आकार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता था रे? 0.529 गुणा n²/z। किसमें? एंगस्ट्रॉन में। वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला nवें कोश में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो 2.18 गुणा 10 की पावर कितनी? बोलो 8 z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के nवें कोश में ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
लेकिन ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ऐसे ही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था रे, बताओ? पॉजिटिव में था, क्या था? kZe²/2r। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था माइनस का kZe²/r, और टोटल ऊर्जा का भी माइनस में थी, माइनस kZe²/2r। लाइमन श्रेणी प्रावेंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती थी, बामर श्रेणी विजिबल बोले दर से प्रकाश में प्राप्त होती थी। बाकी सारी कहां प्राप्त होती थी? अवरक्त में प्राप्त होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के दौरान एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो फोटोन शामिल होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो वहां प्रत्येक फोटोन से संबंधित एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्रकट होती है। कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी उसका फॉर्मूला क्या होता था? n2 - n1 कोष्टक n2 - n1 + 1 बटा कितना होता था? 2। n2 उच्च ऊर्जा स्तर होता था, n1 क्या होता? जिसकी ऊर्जा क्या थी? कम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और उसमें शामिल फोटोन होता है और उस फोटोन की लेमदा ज्ञात करनी हो तो लेमदा का सूत्र क्या आता था? 1/λ RZ² 1/n1² - 1/n2²। जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता था और उससे शामिल फोटोन होता था, उस फोटोन की लेमदा का फॉर्मूला ये था। ऐसे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या कहता था कि संवेग कण के डी ब्रोगली का मतलब होता है कौन सी प्रकृति? द्वैत। कोई कण प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, ऐसे ही सूक्ष्म कण तरंग भी होता है और कण भी होता है। इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। संवेग यहाँ mv भी होता है और गतिज ऊर्जा के पदों में √2m/ke भी होता था। और आवेशित कण के लिए गतिज ऊर्जा होती थी आवेश गुणा विभवांतर, और आवेश गुणा विभवांतर का मतलब होता है E × V। ये काइनेटिक एनर्जी होती थी। ये लो, अगर यही फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा जाए, आवेश रखा जाए, सारी चीजें रखी जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला ये आता था 22.27/√V। ये √V होता था वोल्ट, विभवांतर। ये था विभवांतर, ये याद रखना डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला आता था 12.27/√V। 2πr = n का मतलब होता है किसी भी परिधि, कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करता है उसकी परिधि तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4π से ज्यादा होता है। nवें कोश में n उपकोश होते हैं, nवें कोश में ऑर्बिटल n² होते हैं और nवें कोश में इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। उपकोश से स्टार्ट हो तो l आएगा, उपकोश में ऑर्बिटल होते हैं 12+1 और इलेक्ट्रॉन दुगने होंगे तो 2 कोष्टक 12+1। बोर की पहली अवधारणा थी mvr = nh/2π। कक्ष की कोणीय संवेग ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? h/2π तो आता ही है, l कोष्टक l+1। ये याद रखना, यहाँ 1 होता है, जबकि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं ना म्यू, वहां n कोष्टक n+2 होता है। ये इसका रूट। अब आपको पूछिए त्रिज्यीय नोड पूछिए, नोडीय तल पूछिए या गोलीय नोड पूछिए तो फॉर्मूला होता है n - l - 1। और यही नोडीय कोणीय नोड पूछिए या नोडीय तल पूछिए तो फॉर्मूला होता है l। और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बोल देंगे? कुल नोड बोल देंगे। बस त्रिज्यीय नाम आ जाए ना तो n - l - 1, और क्या नाम आ जाए? नोडीय तल या कोणीय नोड नाम आ जाए तो क्या बोलेंगे? l। सर्वाधिक घनत्व अधातुओं में सर्वाधिक घनत्व होता है ओस्मियम या इरिडियम का। अगला अधातु बोल रहा है, अधातु में बोरोन का, धातुओं में ओस्मियम और इरिडियम का। समाकृति का मतलब होता है आपस में अणुओं की संरचना यौगिक में एक जैसी हो। देख लो, इसमें पानी के 7 अणु हैं, ZnSO4 में भी 7 अणु हैं और MgSO4.7H2O में भी 7 अणु है। ये सारे के सारे आयनिक यौगिक है, अणुओं की संरचना एक जैसी है, इन्हें समाकृतिक बोलते हैं। इसे बोलते हैं हरा कशिश, आयरन वाले को। Zn वाले को बोलते हैं सफेद कशिश और MgSO4.7H2O को बोलते हैं एप्सम लवण। एप्सम लवण। शुष्क बर्फ का मतलब होता है ठोस CO2। ठोस CO2।
शुष्क विरंजक का मतलब होता है H2O2। अधातुओं में अक्रिय ऑक्साइड आपको पता है, बोलो देखिए, जो किसी से क्रिया नहीं करते, उदासीन होते हैं, CO, NO, N2O और H2O, जो किसी से क्रिया नहीं करते, ये उदासीन होते हैं। और संकुल यौगिकों में इनका ऑक्सीकरण भी उदासीन 0 होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने बता दिए थे कल की क्लास में, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक के। बताओ आगे, Sn, Pb, Sb और As, इनके चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो। सूर्य का 90% भाग हाइड्रोजन का बना होता है। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन होती है। सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे घनत्व कम इसी का होता है। सर्वाधिक कठोर अक्रिय तत्व हीरा होता है। उपधातु बोले शिव, एसी, थेरी, आत्मा और जर्मेनियम और एंटीमनी। केरोसिन में रखा जाने वाले तत्व लिथियम के अलावा फर्स्ट के सारे है ना, जैसे सोडियम वगैरह होते हैं, जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है, जिनकी आईपी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, उनको केरोसिन में रखा जाता है। पानी में फास्फोरस को रखा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालक चांदी की होती है, चांदी Ag की। सर्वाधिक स्थायी कार्बोनेट सीजियम का होता है, आकार बड़ा, आयनिक यौगिक ज्यादा स्थायी। सर्वाधिक आयनिक यौगिक भी सीजियम ही बनाता है। ओस्मियम का सर्वाधिक ऑक्सीकरण +8 होता है। अधातु गलनांक किसका ज्यादा होता है? बोरोन का ज्यादा होता है। प्रचुर धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम होती है। सर्वाधिक धनायनिक गुण आकार सबसे बड़ा सीजियम का होता है, उसका आईपी सबसे कम होता है। न्यूनतम ईएन जिसका आकार बहुत बड़ा हो, आईपी बहुत कम हो, सीजियम का होता है। अधिकतम ईएन तो फ्लोरीन की होती है। अधिकतम आईपी अक्रिय गैस हीलियम की होती है, आकार भी छोटा। न्यूनतम आईपी जो बहुत बड़ा आकार होता है सीजियम की होती है। न्यूनतम ये अक्रिय धातु अक्रिय गैसों की होती है 0, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। अधिकतम ये तो आवर्त सारणी में क्लोरीन की होती है। द्विध्रुव आकर्षण बल ध्रुवीय अणुओं में होता है, ध्रुवीय में, जहां विद्युत ऋणता में अंतर होता है और जहां पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आता है, जहां ध्रुवीय अणु होते हैं, उन ध्रुवीय अणुओं के बीच होता है द्विध्रुव। इसी का दूसरा नाम होता है किसम बल। दूसरा होता है डीबाई। डीबाई में एक ध्रुवीय होगा, एक अध्रुवीय होगा, तो पास वाले में द्विध्रुव को प्रेरित करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। एक अक्रिय गैसों में कौन सा बल पाया जाता है? लंडल बल, या इसी को क्या बोलते हैं? तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। यहां किसी प्रकार का द्विध्रुव अणु होगा ही नहीं, यहां तो ध्रुवीयता प्रकट करनी पड़ेगी दोनों अणुओं में, और ऐसे होते हैं अध्रुवीय में, और ऐसा बल पाया जाता है उत्कृष्ट गैसों में। ये सारे बल वांडरवाल आकर्षण बल है, और सबसे दुर्बल बल भी वांडरवाल आकर्षण बल को ही माना जाता है, और सबसे दुर्बल आकर्षण बल आभासी बल अक्रिय गैसों में पाया जाता है, जिसको नाम देते हैं तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। OF2 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण निकालना हो X+2, प्रत्येक फ्लोरीन का -1 टोटल योग 0, तो यहां प्लस माइनस बराबर 0, तो X बराबर +2। अपन जल्दीबाजी में ऑक्सीजन पर -2 होता है, ये आंसर टिक करके आ जाते हैं। नहीं, आज ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत फ्लोरीन है, फ्लोरीन का तो सदैव ही -1 होता है। ऐसे O2F2 में अगर ऑक्सीजन का ज्ञात करना हो तो 2X+2, प्रत्येक फ्लोरीन का -1 टोटल योग 0, प्लस माइनस तो 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर +2, तो x बराबर कितना आ गया? +1। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए वहां। उदासीन लिगेंड होते हैं, जैसे CO हुआ, NH3 हुआ, जैसे H2O हुआ, ये सारे के सारे उदासीन लिगेंड है, जिनका ऑक्सीकरण 0 माना जाता है। ये अपचायक है, अपचायक। यहां फास्फोरस -3 में है, सल्फर -2 में है, कार्बन -4 में है। इन हाइड्राइडों में केंद्रीय परमाणु अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसका आगे अपचयन तो हो नहीं सकता, ये तो अपनी न्यूनतम में है, इसका अब ऑक्सीकरण ही हो सकता है। खुद का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन करे, ये अपचायक है, ये प्रबलतम अपचायक है। कोई भी यौगिक में अगर कोई तत्व अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है ना, तो उससे आगे तो अपचयन होने से रहा, अब तो ऑक्सीकरण होगा।
तो ये दूसरे का तो अपचयन करेंगे, खुद का ऑक्सीकरण करेंगे, दूसरे का अपचयन मतलब अपचायक है। और अगर यदि कोई तत्व किसी यौगिक में अपनी न्यूनतम नहीं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, KMnO4 प्लस 7 में है, क्रोमियम प्लस 6 में है, सल्फर प्लस 6 में है, नाइट्रोजन प्लस 5 में है, अगर अपनी न्यूनतम नहीं अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है ना, तो ये इनका आगे तो ऑक्सीकरण होगा नहीं, ये दूसरे का तो करेंगे क्या ऑक्सीकरण, खुद का करेंगे अपचयन, दूसरे का ऑक्सीकरण, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक होते हैं। और बीच की ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। देखो देखिए, मैग्नेट कौन सा पर मैग्नेट आयन बोलते हैं इसको, ये अम्लीय माध्यम में +2 में जाता है, उदासीन बोल दो या दुर्बल क्षारीय बोल दो, ये +4 में जाता है, और अगर प्रबल क्षारीय माध्यम बोलोगे तो +6 में जाता है, ये पहले +7 में होता है। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट तो केवल अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये तो सदैव ही +3 में जाता है, लेकिन यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं है, यहाँ क्रोमियम 1 नहीं है, 2 है, ये एक +6 है, परिवर्तन 3 का हो रहा है, 1 के कारण 3 का हो रहा है, क्रोमियम 2 है, परिवर्तन 6 का होगा, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 6 आएगा, 6। यहाँ वैलेंसी फैक्टर 5, यहाँ 3 और यहाँ 1, यहाँ 1 का परिवर्तन है, यहाँ 3 का परिवर्तन है, यहाँ 5 का परिवर्तन है। और याद भी करवाया था NBA 315 न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। SnCl2 ApCl3, Sn यहाँ +2 में है, यहाँ +4 में चला गया, यहाँ आयरन +3 में है, यहाँ +2 में चला गया, टिन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, और Fe का अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये अंतराणुक है, अलग अलग अणुओं में अलग अलग परमाणुओं का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, इसलिए इसको अंतराणुक बोला। KClO3 में Cl +5 में है, यहाँ -1 में है, और यहाँ ऑक्सीजन 0 में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ Cl का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक ही अणु में एक तत्व का ऑक्सीकरण और एक तत्व का अपचयन हो तो इसे अंतराणुक बोलते हैं। ऐसा एक ही अणु में हो रहा है, और एक ही अणु में एक ही परमाणु का हो, ऑक्सीजन यहाँ -1 में है, यहाँ -2 में है, या 0 में है, एक ही यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण को और अपचयन हो, ऑक्सी H2O2 पेरोक्साइड होता है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1 होता है, ये -2 में जा रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण में कमी आ रही है, और ये -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। एक ही यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन हो, इसे बोलते हैं विस्मीकरण। एक ही यौगिक में एक तत्व का ऑक्सीकरण को एक का अपचयन हो, इसे बोलते हैं अंतराणुक। अलग अलग अणुओं में अलग अलग तत्वों का ऑक्सीकरण अपचयन हो तो इसे बोलते हैं अंतराणुक। तीनों है रेडॉक्सी। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाता है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1 होता है। HNO2 को नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, HNO3 को इक बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। HClO को जब ऑक्सीकरण बहुत कम हो तो इसे हाइपोक्लोरस बोलते हैं अम्ल, इसे क्लोरस अम्ल बोलते हैं, क्लोरस अम्ल। इसे कैलोरिक बोलते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, इसे परकैलोरिक बोलते हैं, इसे टिल्डन अभिकर्मक बोलते हैं NOCl को, इसे सल्फ्यूरस बोलते हैं, इसे क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, इसे ओलियम बोलते हैं, इसे हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं, इसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, इसे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं, HPO3 को मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। साम्य स्थिरांक ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया पूर्णता की ओर है, उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बन गया है, इसका मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो सकती है, पूर्ण होगी या हो सकती है।
साम्य स्थिरांक ज्यादा आने का मतलब उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बन गया, अभिकारक पूरा का पूरा उत्पाद में बदल गया, अभिक्रिया की पूर्ण होने की संभावना है। 2-3 साम्य स्थिरांक का मान देकर पूछ लेगा कौन सी अभिक्रिया की पूर्ण होने की संभावना ज्यादा है, जहां साम्य स्थिरांक का मान ज्यादा से ज्यादा है वहां उत्पाद ज्यादा स्थायी है। साम्य स्थिरांक ताप पर भी निर्भर करता है, अभिक्रिया को उल्टा करने पर उल्टा भी हो जाता है। साम्य स्थिरांक की ताप पर निर्भरता वान टॉप समीकरण से दी जाती है, बस वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता आर्यनीय समीकरण से दी जाती थी, वहां सक्रियण ऊर्जा आती थी, यहां एंथैल्पी आता है। चलो भाई, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इन पॉइंटों को बार बार दोहराते रहो, बिल्कुल रिकॉल करते रहो, रिवीजन करते रहो। कितना फास्टली रिवीजन हो रहा है आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप लगातार पढ़ते हो, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भैया, आप मेहनत करते रहो। धन्यवाद।